से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मशहूर शायर निदा फाजली की ये पंक्तियां ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि बच्चे खुदा का रूप होते हैं और इनकी अच्छी परवरिश खुदा की इबादत से कम नहीं होती। लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनकी हंसी, जिनकी मस्ती, जिनकी चंचलता, जिनकी मासूमियत, या यूं कहें कि जिनका पूरा बचपन उनसे छिन जाता है। गरीबी, अशिक्षा तथा माँ बाप, शिक्षक आदि की बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव और सरकारी सुविधाओं की सीमित पहुंच इन्हें कुपोषण, अशिक्षा, बाल मजदूरी, बाल विवाह, बाल तस्करी आदि की गहरी खाई में धकेल रहे हैं। इस स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे इन बच्चों का जीवन बदल सके, इनकी खुशियां, इनका सम्मान, इनके अधिकार इन्हें मिल सके। भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर में परिवर्तन की ये कहानी हमें इसका जवाब देती है। हमेशा से चुनौतीपूर्ण काम को अपने काम का हिस्सा माना है और इसी दिशा में जब बच्चों के मुद्दों पर काम करने की बात आई तो प्रयत्न ने उन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जो समुदाय ने अपने संरक्षण के लिए बनाई हैं और उन व्यवस्थाओं से ही प्रेरित होकर प्रयत्न ने बच्चों के लिए समुदाय द्वारा समुदाय आधारित व्यवस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर काम करना शुरू किया। पिछले 7 वर्ष के एक सघन प्रयास के बाद में प्रयत्न इस स्थिति में पहुंच पाया कि वो कुछ ऐसे मॉडल मुद्दे तैयार कर पाए जो समुदाय आधारित हों और समुदाय द्वारा ही बच्चों के संरक्षण के लिए काम करने के लिए कटिबद्ध हों। यह छोटा सा दस्तावेज इस पूरी प्रक्रिया को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश है जो शायद हमारे और आप सभी के लिए आने वाले भविष्य में इस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए मददगार होगी। धौलपुर जिला राजस्थान के पूर्व में स्थित सीमावर्ती जिला है। मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से अपनी सीमा साझा करता ये जिला राजस्थान में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी चंबल के तट पर बसा है। यहाँ की संस्कृति में ऐसे में 3 राज्यों की संस्कृति का मिश्रण नजर आता है। ये डांग क्षेत्र कहलाता है और अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा है। जनगणना 2001 के अनुसार धौलपुर की आबादी 9,63,258 है। इसमें 55% पुरुष और 45% महिलाएं हैं। बच्चों की आबादी लगभग 49% है। जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो धौलपुर में गर्मियों में जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो सर्दियों में ये मात्र 2 या 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी जाता है। बारिश यहाँ पर्याप्त होती है, लेकिन पहाड़ी इलाका और पथरीली जमीन होने के कारण बहुत सा पानी बह जाता है। ऐसे में पानी की समस्या यहाँ पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों जैसी विकट तो नहीं, पर रबी के फसल के लिए सिंचाई और गर्मियों में पेयजल की समस्या यहाँ भी काफी परेशान करती है। पानी की इस तरह समस्या और पथरीली जमीन होने की वजह से यहाँ कृषि सीमित रूप से ही हो पाती है। खरीफ में यहाँ बाजरा, तिली और अरहर की फसलें प्रमुख रूप से होती हैं, जबकि रबी में सरसों तथा जहाँ पानी उपलब्ध हो वहाँ गेहूं भी बोए जाते हैं।
धौलपुर में पत्थर उत्खनन बहुतायत में होता है और कृषि के बाद ये यहाँ के और मौसमी पलायन कर आने वाले मजदूर परिवारों के लिए रोजगार का सबसे प्रमुख साधन है। यहाँ का पत्थर निर्माण कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसे आगरा और दिल्ली के लाल किलों जैसी ऐतिहासिक इमारतों में इस्तेमाल होने का गौरव प्राप्त है। इसके बावजूद धौलपुर का औद्योगिक विकास काफी कम हुआ है और कुटीर उद्योग तो यह नगण्य ही है। चंबल के बीहड़ों में डकैतों की बहुतायत यहाँ के जीवन को और भी दूभर बना देती है। बाल अधिकार के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो पत्थरों का काम यहाँ के लोगों को गरीबी के हालात में रोजी रोटी तो उपलब्ध कराता है, पर इनके बच्चों को बाल मजदूरी के लिए विवश भी करता है। दरअसल पत्थरों के विस्फोट और धूल भरे जोखिमपूर्ण वातावरण में मजदूर या तो दुर्घटनावश या फिर सिलिकोसिस जैसी खतरनाक बीमारियों के कारण कम उम्र में ही या तो अक्षम या फिर काल कवलित हो जाते हैं। या जो खान का जो काम है वो विशेष रूप से होता है। कम उम्र में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई छोड़ करके खान में काम करना शुरू कर देते हैं। उस ड्यूरेशन में 13-14 साल का जो बच्चा है काम खान में अगर करता है तो उसके एक बीमारी होती है जिसको हम सिलिकोसिस बोलते हैं। उस सिलिकोसिस की वजह से जो बच्चे हैं वो विशेष रूप से प्रभावित होते हैं और यहाँ का जो आयु जो है वो ज़्यादातर 30 और 35 के बीच में लोग ख़त्म हो जाते हैं खान में काम करने वाले। तो ऐसे स्तर में जो उनके बच्चे हैं वो फिर दोबारा से उस चाइल्ड लेबर में जुड़ जाते हैं। चूँकि बाल मजदूर कम मजदूरी में काम कर देते हैं और प्रशासनिक नियंत्रण भी पुख्ता नहीं है, खदान मालिक भी इनसे काम करवाने में नहीं हिचकते। कृषि में भी ऐसी स्थिति में बाल श्रम की बहुतायत है। बाल मजदूरी के अलावा बच्चों के अधिकारों से जुड़ी और भी कई समस्याएं धौलपुर जिले में देखने को मिलती हैं। इनमें प्रमुख हैं स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आदि में गुणवत्ता की कमी तथा बाल विवाह, लिंग आधारित भेदभाव, शराब, जुआ, सट्टा, शारीरिक दंड, मृत्यु भोज, लड़कियों से छेड़छाड़, शोषण आदि जैसी सामाजिक बुराइयां। बाल अधिकारों पर जागरूकता का सर्वथा अभाव और बाल सहभागिता की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। ताली बजाने को तैयार है। इन समस्याओं को दूर करने और बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में जिले के 3 ब्लॉक धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी में फैले 90 गांवों में एक प्रयास शुरू किया गया, जिसके केंद्र में समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व बाल संरक्षण को रखा गया। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989 में हुई अंतर्राष्ट्रीय सहमति, जिसमें भारत भी 1992 में शामिल हुआ, को आधार मानकर शुरू हुआ ये प्रयास काफी सफल और सीख देने वाला साबित हुआ। प्रयास क्या था, क्यों सफल साबित हुआ और वास्तव में यहाँ क्या क्या हुआ, ये जानने और समझने के लिए आइए यहाँ बाड़ी ब्लॉक के 2 गांव देखते हैं, हुलासी का पुरा और रनपुरा। रनपुरा गांव जिला मुख्यालय से 53 किलोमीटर दूर चिलाचौंद ग्राम पंचायत में स्थित है, जबकि हुलासीकापुरा जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर निधारा ग्राम पंचायत में स्थित है। रनपुरा में कुल 101 परिवार रहते हैं, जो ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग से या अनुसूचित जाति से हैं। रनपुरा का पूरा क्षेत्र हरा भरा लेकिन पथरीला है। जमीन से 10 फीट नीचे तो पत्थर ही पत्थर हैं। यहाँ पहले घने जंगल थे, जिन्हें काटकर खेती की जाने लगी और राजपूत परिवार निवास करने लगे। जब पास ही पत्थर उत्खनन का काम शुरू हुआ तो काम की तलाश में पलायन कर आए जाटव समाज के लोगों ने भी यहाँ घर बना लिए। कुछ समय बाद कुछ और जातियों के लोग भी यहाँ आकर बस गए।
हुलासी का पुरा भी रनपुरा की ही तरह छोटा गांव है। इसमें 126 परिवार रहते हैं और इनमें से अधिकांश एक ही जाति कुशवाहा, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जाति है, में आते हैं। यहाँ की आबादी 935 है। हुलासी का पुरा की जमीन समतल और उपजाऊ है और मिट्टी रेतीली तथा बलुआही है। यहाँ भी लोगों की आजीविका का स्रोत खेती या फिर पत्थर की खदानों में नौकरी ही है। जब इन दोनों गांवों में वर्ष 2006 में काम शुरू किया गया तो पाया गया कि यहाँ बाल अधिकारों से जुड़ी बहुत सी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन लोगों का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। पहले तो मजदूरी कराते, छोटे छोटे बच्चों पे स्कूल नहीं भेजते। लोगों की सोच थी अभिभावकों की, पढ़ के बच्चों को क्या करना है, वही मजदूरी करनी है, अपना पेट पालना है, तो उनके प्रति रुझान नहीं था। अकेले तो अकेले नहीं भेजते, जहीं गांव में ही पढ़ती तो नहीं पढ़ लेती और बैठा लेते। ऐसे डर लगा तो गांव वाले ने के भेदभाव नहीं करना, को कर दे भाल गया लगाटा बच्ची ने, हाँ कोई घटना नहीं घट जाए, गाड़ी मोटर है। स्कूल में कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता, बाल मजदूरी ज़्यादा होती थी और बाल विवाह भी ज़्यादा होता था। एक बार जाटा मोहल्ला में एक लड़की का बाल विवाह कर रहे थे, तो उनसे पूछते तो भी बताते नहीं, बोलते कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी की शादी कर रही हूँ। अब एक लड़की के साथ में दूसरी लड़की की शादी कर देते, क्योंकि गरीबी की हालत में, क्योंकि एक लड़की तो सियानी है, एक लड़की छोटी है और माँ बाप के पास में कुछ पैसा नहीं है, तो उसके साथ में उसकी भी शादी कर देते कि इसके साथ में ये भी चली जाएगी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें से एक तो शिक्षा का स्तर बच्चों का जब 2 साल काम करते हुए देखा तो बहुत निम्न स्तर का था। यहाँ जुआ हुआ करता था, लोग शराब का सेवन करते थे, ताश खेला करते थे और 20-20, 25-25 की भीड़ यहाँ स्कूल के सामने ताश खेला करती थी। अकर्मण्य स्थिति थी, कोई काम नहीं कर रहे थे, लड़ते थे। बच्चों की माता पिता से अलग व्यक्तित्व के रूप में कोई पहचान नहीं थी। ऐसे में बाल सहभागिता की तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी। पहले बच्चे बिल्कुल बोल ही नहीं पाते थे, शर्मते झिझकते, क्योंकि लोग हमारी बातों को सुनते हंसते थे कि ये क्या बोलते हैं। बच्चों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता का अभाव है। परिवार में, समुदाय में, गांव में बच्चों के साथ जो व्यवहार किया जाता था वो बड़ा ही विचित्र था। और बच्चों के साथ घर में, गांव में, स्कूल में और काम पर हिंसा भी आम बात थी। तो हमारे यहाँ के दुर्व्यवहार काफ़ी होते थे, कोई किसी के साथ छेड़खानी करता था और यहाँ गाली गलौज और गुटखा अंदाज ज़्यादा खाना पिया होता था। चंबल क्षेत्र में जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें सबसे प्रमुख बाल संरक्षण का मुद्दा है। दूसरी ओर जो सामाजिक कुरीति थी जिसमें बाल विवाह। इन सब के अलावा स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी जैसी कई ऐसी समस्याएं थीं जो बच्चों को तो तकलीफ देती ही थीं, पर बड़ों को भी उतनी ही चुभती थीं। जब गांव वालों से संपर्क शुरू किया और बच्चों के मुद्दों पर बातचीत में उनकी रुचि न लेने की चुनौती सामने आई, तो इन्हीं समस्याओं पर पहले बातचीत और कार्यवाही को उनका विश्वास हासिल करने का माध्यम बनाया गया। प्रयत्न पिछले लगभग 2 दशकों से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काम कर रहा है और इस पूरे काम में हम कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त हों, लोग तैयार हों, जागरूक हों, संगठित हों और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम करें। इसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी है कि जिन विभागों का, जिन शासकीय संगठनों का जिम्मा है महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुनिश्चित करने का, उन्हें अधिकार और सेवाएं प्रदान करने का, वो भी संवेदनशील हों, जागरूक हों और अपने काम को बेहतर ढंग से निभा पाएं। इस प्रक्रिया में माताओं को जोड़ना भी एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि उन्हें पुरुषों से पर्दा करना होता था और बाहरी लोगों से बात करने की उन्हें इजाज़त नहीं होती थी। पर स्वास्थ्य शिविर जैसे आयोजनों और बच्चों की देखभाल में उनकी अहम भूमिका इस स्थिति को धीरे धीरे बदलने में कामयाब हुई। और अपने जो मतलब स्टार्ट होता है, मतलब उनको पहले ये नहीं पता था कि ऐसे मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ प्रथम संस्था के लोग आते थे और लोग छोटे छोटे बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, उनको बुला कर लाते, पूछते कि आपकी क्या स्थिति है, क्यों नहीं जाते हो।
तो उनसे बोलते हैं इनको भेजो, इनका भविष्य खराब क्यों कर रहे हो तुम। इनके द्वारा हम लोगों को जानकारी मिली है, तो अब हम छोटी बच्ची की शादी नहीं करते हैं। 18 वर्ष की लड़की होना चाहिए और 21 वर्ष का लड़का। हम उनको आगे प्रमोट किए, उनको नेतृत्व प्रदान किए। वो लोग आकर के फिर सभी गाँवों में एक माहौल निर्माण किए और कुछ युवाओं और बच्चों के साथ साथ महिलाओं और बच्चियों को भी हमने इसमें जोड़ा। फिर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला और वहाँ हमने एक बाल अधिकार मंच का गठन किया। समस्या हल नहीं होती तो हम बाल अधिकार मंच में बात करते हैं, जो बड़े लोगों का है। उनकी कोई समस्या होती है छोटी मोटी, वो अपने को निकाल करके हमारे यहाँ तक पहुँचाते हैं, और जब वो हमारे यहाँ तक पहुँचा देते हैं तो उन पर तुरंत ही अमल करते हैं। पूरी तरह से उनकी हम हेल्प करके उनकी समस्याओं को हल कराते हैं। जैसे जैसे लोगों का कार्यकर्ताओं और संस्था पर विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उनसे बातचीत का सिलसिला गहराता गया। उन्हें जिम्मेदारियों को निभाने में स्वयं की कमियां नजर आने लगी। उन्हें संगठित होने की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे प्रयास नहीं करेंगे हम ही ऐसी जो कुरीतियां उनसे उन्हें दूर। और यहीं से बाल मंच और बाल अधिकार मंच की आधारशिला रखी गई। संगठन निर्माण की इस प्रक्रिया की अगली सीढ़ी थी इसके सदस्यों का क्षमतावर्धन। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का सहारा लिया गया। कभी कभी अन्य संगठनों की सैर भी कराई गई। यह प्रक्रिया निरंतर लगभग 1 वर्ष तक चली। बच्चों के 4 अधिकार हैं: जीवन जीने का अधिकार, सहभागिता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार। लोगों को अब योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। चूंकि मुद्दा बच्चों का था और उनकी सहभागिता की अहमियत अब समझ आने लगी थी। ऐसे में तय किया गया कि पहले बच्चों की नज़र से स्थिति को समझा जाए और फिर उसी को ध्यान में रखकर आगे की योजना बनाई जाए। इसके लिए बच्चों का क्षमतावर्धन किया गया ताकि वे स्वयं की सोच के अनुसार बाल अधिकारों की ओर प्रगति के सूचक तय कर सकें और समय समय पर प्रगति की समीक्षा कर सकें। वहीं स्कूल के अंदर भी मतलब बच्चों में आपसी भेदभाव, ऊंच नीच का, अमीर गरीब का, ये सब बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता था। वहीं शिक्षकों का और जो छात्रों का जो व्यवहार था वो एक मित्रवत नहीं था। इन सब परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे बच्चे यहाँ से शिक्षा से वंचित रह जाते थे या 5वीं से पहली कक्षा से ड्रॉप होते थे। सूक्ष्म स्तरीय नियोजन तैयार होने के बाद कई तरह के प्रयास किए गए। बच्चों को स्कूल भेजने तथा बाल मजदूरी, बाल विवाह, लिंग भेद आदि के खिलाफ समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए गए। शिक्षकों व सरकार के साथ समुदाय के संवाद आयोजित किए गए और शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों आदि के प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए ताकि वे बाल अधिकारों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील हो सकें। क्योंकि ये जो पूरा चंबल का डांग क्षेत्र बड़ा अशिक्षित और क्राइम से जुड़ा हुआ है। जो बड़े क्राइम करते हैं वो पूरा बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। श्रम अधिकारी होने के नाते हमें काफ़ी बड़े कदम उठाने पड़े हैं। हमने 1997 में बाल श्रम का सर्वे हुआ था, तो उन खजानों में बाल श्रम पकड़े थे। उनके खिलाफ हमने केस भी दायर किया था और उन नियोजकों से 20-20 हज़ार रुपये भी वसूल किए गए थे। गाँव वालों के सहयोग की हमने अपेक्षा की, लेकिन गाँव वाले संतुष्ट नहीं थे कि विद्यालय में काम नहीं होता है, हमारे विद्यालयों की परवरिश नहीं होती है, देखभाल नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। मेरे नज़रिए से बाल अधिकारी है कि बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। कि एक बार मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो क्या हुआ, एक को मैंने डंडा दिया तो देवेंद्र जी आए और बोले कि बच्चे को मारने वाली प्रथा है उसको बिल्कुल बंद करवाओ विद्यालय में। मैंने कहा पर मेरे को इसके अलावा कोई युक्ति सूझती नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे सोचने के लिए मैं बेबस हुआ। तो मैंने बच्चों को पेंसिल के रूप में प्रोत्साहन देना शुरू किया कि जो बच्चा सबसे पहले पुस्तक पढ़ के सिखा देगा उसे हम एक पेंसिल देंगे। 5 दिन बाद जिस बच्चे को मैं डांट रहा था उस बच्चे ने मुझे से कहा कि सर मैं पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ, मुझे आप पेंसिल दीजिए। हम योग्यता और क्षमतावान होने के बावजूद ही हमारे यहाँ बच्चे बहुत कम आते थे। इसके बीच प्रयत्न संस्था के द्वारा साथ साथ हमारे संस्था प्रधान द्वारा गांव वालों की बार बार मीटिंग लेके बड़ा ही अच्छी प्रकार से हम लोगों ने सतत प्रयास करके एक तो स्कूल के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई। साथ साथ जो हमारा नामांकन हुआ वो आज 206 है।
इस गांव के बच्चों के अलावा दूसरे गांव के भी बच्चे हमारे विद्यालय में आने लगे। 2 सालों से प्रयत्न संस्था द्वारा हमारे को इसी गांव वाले प्लस प्रयत्न संस्था के सहयोग से हमें यहाँ पे सम्मानित समस्त टीचरों को किया गया कि यहाँ स्कूल में अच्छा काम हो रहा है। एजुकेशन की बहुत कमी है, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। बाल श्रम के उन्मूलन के लिए केवल सरकार ही कुछ नहीं कर सकती, इसमें जन समुदाय NGO का सहयोग आवश्यक है। बच्चों और समुदाय सदस्यों की आवाज को बल दिया एक और प्रक्रिया ने, जिसका नाम था नेटवर्किंग। कोई समस्या हमारी लेकर के आती है तो हम स्वयं हल करते हैं, जिसमें गांव से संबंधित छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर हमने पहले बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर बात की, जिसमें बच्चों के स्कूल नियमित जाना, स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देना, बच्चों के टीकाकरण करवाना, गांव की कोई सामाजिक कोई व्यवस्था है उसमें जो कुरीतियाँ उनको दूर करने के लिए बात की। वहीं इसके साथ साथ गांव के विकास संबंधी कोई रास्ता के लिए निर्माण के लिए बात की, कोई स्कूल में भवन निर्माण की बात की, कहीं कोई जो सामाजिक कल्याणकारी योजना है उनके ऊपर बातचीत की, जिसमें विधवा पेंशन है, पालनहार योजना पेंशन है, कुछ जो BPL से संबंधित जितनी भी जो सरकारी योजना है, इन सब पर फिर धीरे धीरे लोगों का विश्वास जगा। 5 साल लंबी चली इस संगठन निर्माण की प्रक्रिया से गांव में काफी बदलाव आया है। जहां एक तरफ सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी है, वहीं दूसरी तरफ समुदाय बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है और इस हेतु कई तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं भी उभर कर आई हैं, जो इस विकास को चिरस्थायी बनाती हैं और कई बदलाव भी देखने को मिले हैं। आज हमें एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं देता जो अकर्मण्य हो, दारू पी रहा हो, ताश खेल रहा हो, जुआ खेल रहा हो। अब तो खूब बच्चा पढ़े हुए जाते हैं, अपनी साफ सफाई तो भेजते हैं मैया बढ़िया तरह खूब, और खूब पढ़े लिखे खूब जाते हैं अपने, खूब रहते हैं बच्चा खूब राखते हैं मैया। हम सभी लोगों ने एक सामाजिक संगठन बना करके एक निर्णय लिया है कि कोई भी किसी का भी बच्चा अगर बाल श्रम करता हुआ पाया गया तो उसे सामाजिक दंड दिया जाएगा और उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुद्दे पे जो धौलपुर में काम किए, उसका सबसे अच्छा परिणाम यह रहा कि समुदाय आधारित चाइल्ड प्रोटेक्शन मॉडल तैयार हो गया। जब से कार्यक्रम चालू किया है उससे बाल श्रम में काफ़ी कमी आई है और लोगों में बाल श्रम के प्रति जागरूकता पैदा हुई है कि बच्चों को हम श्रम पर ना भेज करके पढ़ने के लिए विद्यालय भेजें। यह बात काफ़ी लोगों के समझ में आई है कि आज तो बड़े बड़े लोग पी रहे हैं, कल गांव में दारू बिकाई तो छोटे छोटे बच्चे सीखेंगे, और एक तो प्रभाव जी पड़ो और गुटखा खाते हैं। पहले बच्चन ते कहते थे ले भाई लल्लू लिए गुटखा, एक वो दवा आया वो खाएगा। अब बच्चन पे मतलब इतनी जोर वो है पाबंदी कि बच्चा पे कोई माता पिता गुटखा नहीं मंगाएगा और बाल विवाह बंद। आज की तारीख में इतना परिवर्तन आया है कि देखो पहले लोग कहीं इकट्ठे नहीं बैठा करते थे, अब जैसे कि महिलाएं और पुरुष कुछ पर्दा अर्दा रखती थी, अब सारे इकट्ठे बैठते हैं, सारे अपनी बैठ करके और सलाह मिलाते हैं, हर प्रकार की वातावरण बातचीत चला करके अपनी बातों को और संपन्न करते हैं। इसी प्रकार जाति भेद से अलग बात निकल गई है सारी। और आज बहुत से गांव ऐसे हैं जहां कन्या भ्रूण हत्या के घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। और आज हमारे गांव में एक अच्छा व्यवहार है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और कोई किसी के साथ गाली गलौज नहीं करता। आज हमारा स्कूल भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। इसमें प्रयत्न संस्था का विशेष योगदान है कि उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया है। हम ये मानते हैं कि अगर समाज सहयोग नहीं देगा तो विद्यालय नहीं चल पाएगा। प्रयत्न संस्था ने नजदीक लाया समाज और विद्यालय को, और परिवार की स्थिति में लेके आए कि एक परिवार के वो भी हिस्सा है और विद्यालय भी हिस्सा है। इन सब के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि धौलपुर में बाल अधिकार पूरी तरह सुनिश्चित हो चुके हैं। ये सिर्फ 90 गांव की बात थी। इनमें भी बाल श्रम जैसे जटिल मुद्दों पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है, पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि कदम उठ गए हैं दृढ़, अब रास्तों का भय नहीं। अब तो कितनी दूर हो मंजिल मिल ही जाएगी। हाथ से हाथ का साथ हो जाता है जब, हाथ से फिर कोई मंजिल
दूर रह नहीं पाएगी। और यह प्रयास इसलिए अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो चाइल्ड लेबर में जाते थे, जिन बाल विवाह होता था, स्कूल में कॉर्पोरल पनिशमेंट थे, और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी एंड चिल्ड्रंस के जो ग्रुप बने उनसे ये सब इंसिडेंसेस में कमी आई है। इस पूरे नवाचार की प्रक्रिया में सेव द चिल्ड्रन ने एक बहुत बढ़ चढ़कर प्रयत्न को सहयोग किया। और ये सुधार हमारे अकेले के काम का नतीजा नहीं है, इसमें हमको विभागों का और दूसरे संगठनों का, लोगों का और खासकर बच्चों का बहुत अधिक सहयोग मिला। प्रयत्न के इस प्रयत्न में जिन हाथों ने साथ दिया वे थे सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्था सेव द चिल्ड्रन, प्रयत्न के कार्यकर्ता, समुदाय और इन सब से ऊपर ये बच्चे खुद, जिनके साथ ये प्रयास हुआ। हम इन सबके बहुत बहुत आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि ये मिलन और ये संगठन और आगे बढ़ेगा ताकि कोई भी बच्चा अपने अधिकारों से वंचित ना रहे और हर बच्चे को हर अधिकार पूरी तरह मिले।